बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम असल में एक ऐसी चीज़ होती है विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूट और प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हमें डेली लाइफ के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से अपने घर से ऑफिस की तरफ जाना है, ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास मुख्तलिफ तरीके होंगे, मुख्तलिफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के साथ मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो इसका हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? यानी प्रॉब्लम को हल करना, उसको हल करके कोई ना कोई उसका आंसर निकालना, ये कहलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं और वो मुख्तलिफ स्टेप से होकर वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने अपने घर से यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है तो मैं मुख्तलिफ स्टेप्स इसके अंदर यूज़ करूँगा। जैसे अभी मैं गया नहीं हूँ, बल्कि अभी मैंने निकलना है। जब मैं ये निकलूँगा और ट्रैवल करूँगा, ट्रैवल करने के बाद वहाँ तक पहुँचूँगा तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ स्टेप्स इस्तेमाल किए मैंने। तो जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो उसका कोई ना कोई हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो किए बगैर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि अच्छी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब मैं घर से ऑफिस की तरफ जाऊंगा या अपने घर से यूनिवर्सिटी की तरफ जाऊंगा तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास मुख्तलिफ स्टेप्स थे। तो जब भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके जो स्टेप्स होने हैं वो आपने बिल्कुल एक्यूरेट और तरतीब के साथ लिखने हैं, क्योंकि स्टेप्स जो होते हैं ये तरतीब के साथ ही लिखे जाते हैं। जबकि अगर हमारे पास एग्जांपल्स हों किसी टॉपिक की या उसकी एडवांटेज हों या डिसएडवांटेज हों तो वो तो उनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है। जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग या इस तरह के कोई और क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर स्टेप्स आते हैं तो उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ती है या वो काम करना पड़ता है। तो नेक्स्ट आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स पाए जाते हैं। नंबर 1 पे आपके पास आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? यानी अगर आपके पास जब कोई प्रॉब्लम आई है तो सबसे पहले तो आपको उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, यानी उस प्रॉब्लम की पहचान करनी है। आपको उस मसले की पहचान आनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम किस तरह की है और इसको मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। यानी ऐसी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है अपना सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, तो आपको वो कहता है कि जिसमें एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन हो। तो ये हमें वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा तो हमारे माइंड में फ़ौरन से आ जाएगा कि हमें ये क्या कह रहा है। तो हमारे माइंड में जिसे आ जाएगा कि हम इसको कैलकुलेटर बना कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। यानी जब तक आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे या उसकी पहचान नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम सही तरह से सॉल्व नहीं हो सकेगी। तो इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप जो आता है, इस स्टेप के अंदर जो क्लाइंट होता है या कस्टमर होता है वो अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं बताता है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स डज नॉट टेल अस देयर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारे कस्टमर या क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी कभी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो एग्जैक्ट तौर पर नहीं बताते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें वो सॉफ्टवेयर या कोई प्रॉब्लम या कोई काम देकर, टास्क देकर गया है और उसके अंदर अगर हम अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे
तो फिर जो चीज़ें उसको उसके अंदर रिक्वायर नहीं थी वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो ये कहेगा कि मुझे तो ये चीज़ें चाहिए नहीं थी, आपने इसमें ये डाल दी हैं। तो ये इस तरह से रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना लाजमी होता है। यानी जब आपके पास कोई कस्टमर फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर बनवाने आता है, तो आपने उससे तमाम रिक्वायरमेंट्स लिखवा लेनी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी अगर आप उसको सॉफ्टवेयर वो आपको देता है सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर देता है, आप उसके अंदर कुछ और फंक्शन ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा जी मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला एक ऐसा कैलकुलेटर बना कर दें, तो अगर आपने उसके अंदर कुछ और फंक्शंस रख दिए जैसा कि साइन, टैन, कॉज और इसी तरह के और कुछ फंक्शंस आपने ऐड कर दिए, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो कहेगा कि मुझे तो ये चाहिए नहीं थी और आपने इसके अंदर ये ऐड कर दिया, तो मैं तो इसके पैसे नहीं दूंगा। इस तरह से तो वो आपकी कंपनी का नाम भी खराब होगा। तो आप एक कंपनी के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो आपको इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। यानी आपने यूज़र की तमाम रिक्वायरमेंट्स को लिखवा लेना है। जब यूज़र तमाम अपनी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्ट तौर पर नहीं बताता है, तो हमें चाहिए कि हम उसको बुलाकर उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को राइट डाउन कर लें। यानी उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो जो उसको चाहिए वो हम राइट डाउन कर लें, और जो उसको रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए वो हम उसको फिल्टर आउट कर दें, यानी उसको उसमें से निकाल दें। रिक्वायरमेंट्स को लिख लेंगे तो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके नीचे हम उसके साइन करवा लेंगे, ताकि बाद में हमें याद रहे कि हमने उसके ये फंक्शन ऐड करने हैं, ये काम करने हैं। तो ये असल में स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर जो हम रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं, जो उसकी चीज़ें लिखवाते हैं, उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। यानी जो भी हम उसकी रिक्वायरमेंट लिख लेंगे तो उसका एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिसे हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहेंगे। नेक्स्ट जो इसके अंदर स्टेप आता है वो आता है प्रॉब्लम एनालिसिस या एनालिसिस द प्रॉब्लम। इस स्टेप का मतलब क्या है? प्रॉब्लम एनालिसिस का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम एनालिसिस का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अगर तो वो बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको आपने क्या करना है, सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करना है। जब वो सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी तो वो फिर आपके लिए सॉल्व करना उसको इजीली हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपके मैथ के अंदर क्वेश्चंस दिए होते हैं, बहुत बड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, y की और या z की करनी हो। x की या y की या z की सबसे पहले किसी एक की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद दूसरे की वैल्यू फाइंड करते हैं और एट द एंड तीसरे की वैल्यू फाइंड करते हैं। तब जाके हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है और हम उसका हमें आंसर मिल जाता है। तो ये होता है प्रॉब्लम एनालिसिस। इस दौरान जब हम बड़ी प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उस टेक्निक को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है डिवाइड एंड कंकर रूल, या इसका दूसरा नाम होता है इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है टॉप डाउन डिजाइन। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम बिगर प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करते हैं और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो ये एक रूल है डिवाइड एंड कंकर रूल। ये अंग्रेज़ों का रूल होता है, जो अंग्रेज़ों का असूल होता है कि वो कहते हैं कि अगर किसी कौम को फतह करना हो तो उसको पहले तकसीम करो और फिर फतह कर लो। यहाँ पर ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसमें इसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि एक बड़ी प्रॉब्लम को आप डिवाइड करें, उसको तकसीम करें और फिर तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनका एक आंसर निकाल लें। तो ये डिवाइड एंड कंकर का रूल होता है। आफ्टर दैट इसके बाद
ये 3 स्टेप्स करने के बाद इस स्टेप के अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं। उन 5 क्वेश्चन का जब हम आंसर निकाल लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। वो 5 क्वेश्चन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे पहला क्वेश्चन जो होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं। याद रखिएगा इसको, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मुख्तलिफ कई तरीके होते हैं और बहुत दफ़ा बोर्ड के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं। तो 1 2 3, तो आपने मैनी पर टिक करना है, यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है विच सोल्यूशन इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कौन सा तरीका बेहतरीन है। अगर तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कंप्यूटर के ऊपर तो हमें कंप्यूटर के ऊपर कर लेनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो बहुत ईजी से होगी और एक्यूरेट होगी। नेक्स्ट जो इसके अंदर क्वेश्चन आता है वो आता है, एक प्रॉब्लम जो है ये कंप्यूटर पर सॉल्व हो सकती है। अगर तो ये प्रॉब्लम कंप्यूटर पर सॉल्व हो सकती है तो हमें कंप्यूटर यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर से हमें रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। ये थे 3 क्वेश्चन इसके अंदर जो हमें लाजमी तौर पर याद करने चाहिए, लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। नंबर 4 पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसके अंदर इनपुट क्या होंगी और आउटपुट हमें क्या मिलेगी। जैसे आपने कैलकुलेटर बनाया तो कैलकुलेटर के अंदर हमें पता है कि डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो हमें उसकी आउटपुट भी नंबर्स के अंदर ही मिलेगी। अगर हम इनपुट उसको नंबर दे रहे हैं तो उसकी आउटपुट भी हमें नंबर के अंदर मिलेगी। एट द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है इसके अंदर वो कैन वी divide bigger problem into smaller problems, or how can we divide a bigger problem into sub modules or तो इस तरह से हम इन तीनों स्टेप्स के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो स्टेप्स इसके अंदर आएंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।